हाय गाइस, वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर और मैं हूं अंकुश ठाकुर। एंड गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मराठा एंड सिख एम्पायर के बारे में। थोड़ा सा इन एम्पायर्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। ये फॉर्म होंगे आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर। नॉट एक्चुअली मुगल एम्पायर की डिसइंटीग्रेशन के बाद नहीं, बल्कि दे वर कंटेम्परेरी टू द मुगल एम्पायर, क्योंकि सिखों के साथ तो बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई थी, मुगल्स के साथ भी बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई हैं, मराठास की भी हुई हैं आपस में, है ना। तो ये बिल्कुल पैरेलल चल रहे थे मुगल एम्पायर के ही, ठीक है। और इनके बारे में भी थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन हमें होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन रहते हैं इनके ऊपर भी, तो सो इनको भी एक बार देख ही लेते हैं, ठीक है। हालांकि मुगल एम्पायर ही आपका लास्ट जो है वो कंसेप्ट बनता है, बट इनको भी पढ़ना मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, सो दैट जब भी हम नेक्स्ट जब कोई आपके एमसीक्यूज लेकर आएंगे तो आपको जो है इनके बारे में जो है पता चल भी जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन जो है वो रहते हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सेशन। और सेशन स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे फर्स्ट टाइम वीडियो के साथ हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जो है वो लाइक करें एंड डू कमेंट एंड शेयर ऑल्सो, ठीक है। इट्स अप टू यू। एंड इस वीडियो लेक्चर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है, ईजिली। बस आपको उस पर टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना है एंड वहां पर आपको इसके जो है PDF ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मराठा एम्पायर के बारे में। मराठा एम्पायर जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एम्पायर था, बिकॉज ये अगर देखा जाए तो बिल्कुल वेस्ट साइड ऑफ द इंडिया में है। एंड यहां पर आपको देखने को मिले, ज्योग्राफिकली देखें तो ब्लैक सॉइल यहां पर काफी ज्यादा थी, एक्सटेंसिव। एंड इस एरिया को वो काफ़ी कॉटन ये लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा उगाते थे। एंड फॉर दैट ये रीजन जो है वो काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट रहता है, बिकॉज ब्रिटिशर्स के टाइम भी देखोगे आप कि इन्होंने ब्रिटिशर्स ने भी इस एरिया को कैप्चर करने के लिए मराठा वॉर्स लड़ दी उनके साथ एंड फिर जाकर उस एरिया को हराया था। सो सबसे पहले राइज ऑफ मराठाज हैं तो शिवाजी का नाम आता है, शिवाजी महाराज, दैट इज 1674 से लेकर 1680 तक जो है जिनका रूल रहता है। मराठा रोज टू पावर अंडर शिवाजी। सबसे पहले हु वाज द फाउंडर ऑफ मराठास, तो शिवाजी महाराज जो हैं जिनको फाउंडर माना जाता है इस एम्पायर का। ही वाज बोर्न एट शिवनेर फोर्ट इन 1627 में इनका जन्म हुआ। हिज फादर वाज शाहजी भोसले एंड मदर वाज जीजाबाई। इनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले था और मां का नाम जीजाबाई था। He inherited the जागीर ऑफ पूना फ्रॉम हिज फादर। इनको जो है इनके पापा के मरने के बाद इनको जो है इनकी जागीर जो इनको मिली, इनके पापा के ऑब्वियसली मरने के बाद ही मिली। एंड जैसे ही ये मतलब मराठा पावर इनके हाथ में आ गई, व्हेन ही बिकम द किंग ऑफ द मराठाज, ही कॉन्क्यूर्ड मैनी फोर्ट्स लाइक कोंडाना, चनका, टोरन, पुरंदरा, राजगिर, सुपा एंड पनाला। ये साउथ में है, आंध्र प्रदेश वाली साइड। बाकी साउथ की तरफ जो है इन्होंने बहुत सारे एरियाज, कर्नाटका वगैरह एरिया को जीता, ठीक है। और बाकी बहुत सारे एरियाज को जीतने के बाद इन्होंने अपने एम्पायर को बड़ा बनाया। ही हैड अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कॉल्ड, इनका एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता था जिसको ये कहते थे अष्टप्रधाना, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो इनके लिए काम करते थे। एंड किंग ऊपर रहता था, उसके अंडर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे मुगल मराठा एम्पायर के अंडर, ठीक है। बीजापुर सुल्तान सेंट अफजल खान, देखिए बीजापुर के जो रूलर थे उन्होंने अफजल खान को भेजा था कि तुम जाओ शिवाजी को हराओ, शिवाजी के साथ लड़ो, उनको हराओ, और उनको हराने के बाद जो है मराठा एम्पायर को हमारे उसमें जोड़ दो। बट ही वॉज मर्डर्ड बाय शिवाजी इन 1659 में। शिवाजी ने उसको जो है मौत के घाट जो है वो उतार दिया। राजा जय सिंह ऑफ अमेर वॉज सेंट बाय औरंगजेब टू पुट डाउन शिवाजी। उसके बाद औरंगजेब ने राजा जय सिंह को भेजा कि आप जाओ शिवाजी, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी मुगल्स के लिए, एक बहुत बड़ा कांटा जो है वो बन गया था मुगल्स के लिए, ठीक है। और औरंगजेब चाहते थे कि जो मराठा एम्पायर है वो खत्म हो जाए और महाराष्ट्र वाला जो एरिया है आज प्रेजेंट टाइम पर वो इनके पास आ जाए, ठीक है। ही वांट्स टू मतलब एनहांस हिज एम्पायर। फॉर दैट रीजन ही वॉन्ट्स टू ग्रैब द टेरिटरी ऑफ मराठास। लेकिन शिवाजी महाराज डटे रहे। इन्होंने राजा जय सिंह के साथ जो है ही सक्सीडेड इन बिगिनिंग द फोर्ट ऑफ पुरंदर। देखिए शुरू में तो राजा जय सिंह जीत गए, जो पुरंदर वाला पोर्ट था वो जीत गए। एंड ओपन द नेगोशिएशन विद शिवाजी, और फिर उनके साथ शिवाजी के साथ नेगोशिएशन इनकी हुई कि आप जो है नेगोशिएट करो अगर आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। शशिस्ता खान वॉज सेंट बाय औरंगजेब टू अगेन शिवाजी। फिर उसके बाद
बाद नेगोशिएशन इनके बीच में हुई एंड राजा जय सिंह वापस आए एंड फिर शशिस्ता खान को भेजा गया औरंगजेब के द्वारा कि तुम जाओ अब शिवाजी के साथ लड़ो। ही डिफीटेड एंड कैप्चर्ड, ही वॉज डिफीटेड, उनको हराया गया एंड कैप्चर्ड पूना फ्रॉम शिवाजी। ठीक है, इसने शिवाजी से पूना को जीता और उनको कैप्चर भी किया। बट शिवाजी मेड अ बोल्ड अटैक ऑन शशिस्ता खान एंड प्लंडर द सूरत एंड अहमदानगर, और इसने सूरत को भी जीत लिया और इसने अहमदानगर को भी जीत लिया शशिस्ता खान ने। तो शशिस्ता खान जब अटैक करने आए शुरू में तो बड़े मस्त होकर आए, ठीक है, अटैक कर रहे, जीत रहे हैं, खुश, कह रहे हम जीत गए। लेकिन शिवाजी महाराज ने एकदम से रिवर्स गेयर लगाते ही इनको धूल चटा दी, इनको हरा दिया एंड इनसे जो इनका एरिया था वो भी जीत लिया। उसके बाद ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन हुई इन 1665 में। याद रखिएगा, ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन हुई है कब? 1665 में, जिसके अकॉर्डिंग शिवाजी को कुछ 23 फोर्ट जो हैं वो देने पड़े आउट ऑफ 35 टू हिम, हेल्ड बाय हिम टू मुगल्स। ठीक है, मुगल्स को देने पड़े थे इस ट्रीटी के नेगोशिएशन के अकॉर्डिंग। When शिवाजी विजिटेड आगरा, उसके बाद 66 में इनको आगरा बुलाया गया कि तो आप आए, अब आपसे बात करनी है, लेकिन वहां पर इनको इम्प्रिजन कर दिया गया। इनको यहां पर पकड़कर औरंगजेब के द्वारा पकड़ा गया और इनको जेल में डाल दिया गया। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि शिवाजी एस्केप्ड हो गए फ्रॉम आगरा एंड बिगन मिलिट्री प्रिपरेशन, और आते ही उन्होंने मिलिट्री को ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया कि अब नहीं छोड़ेंगे, अब दिल्ली पे हमला होगा, चाहे मुगल जो मर्जी वो करे, इन्होंने हमारे राजा के साथ ऐसा किया, हम छोड़ेंगे नहीं, है ना, पुष्पा मैं झुकेगा नहीं, वही वाला हिसाब यहां पर भी है। ही देन कैप्चर्ड ऑल द लॉस्ट टेरिटरीज फ्रॉम द मुगल। जितने भी एरियाज शिवाजी महाराज ने खोए थे मुगल्स के अंडर, उनको सबको वापस मुगल एम्पायर में जोड़ा गया एंड इन 1674 ही अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। इनको छत्रपति का टाइटल मिला था। सो छत्रपति शिवाजी कहा जाता है इनको, और यह टाइटल इनको कब मिला था? 1674 में। ही कॉन्क्वेस्ट कर्नाटका ड्यूरिंग 1677-80 बिफोर हिज डेथ। अपने मरने से पहले, दैट इज 1677 से लेकर 80 के बीच में दोस्तों, इन्होंने कर्नाटका को भी जीत लिया था। ठीक, और ये उनका लास्ट था जब कोई एरिया उन्होंने अपने एम्पायर में जोड़ा था। उसके बाद हम देखते हैं वी हैव पेशवाज। ठीक है, शिवाजी महाराज के बाद जो मुगल मराठास को चलाने लगे उनको कहा जाने लगा शिवाजी महाराज, सॉरी पेशवाज। ठीक है, सो पहले पेशवा आते हैं बालाजी विश्वनाथ, जिन्होंने 1713 से लेकर 1720 तक जो है वो रूल किया। ही वॉज द फर्स्ट पेशवा, वो बेसिकली फर्स्ट पेशवा थे। बालाजी विश्वनाथ गेन्ड सर्टेन राइट्स फ्रॉम दैन मुगल एम्परर फारूक सैयर, और इसने बहुत ज्यादा राइट्स जो है फारूक सैयर से लिए थे। गेन मतलब ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, मतलब बहुत सारे थे इसमें आपने। बालाजी राव आते हैं फर्स्ट, सेकंड, जो मतलब ये थे आपके पेशवा थे, जिन्होंने 1720 से लेकर 1740 ईस्वी तक जो है पेशवाई संभाली मराठास की। ही वॉज द सन ऑफ बालाजी विश्वनाथ, ये बेटे थे विश्वनाथ के। द मराठा पावर रीच्ड इट्स ज़ेंथ अंडर हिम, और मराठा एकदम पीक पर, जो हिस्ट्री में हर एक एम्पायर का एक पीक होता है, वैसे ही मराठा पीक पर थे बालाजी राव के टाइम पर। ठीक है, बालाजी राव के टाइम पर। ही स्टार्टेड द कन्फेडरेसी अमंग मराठा चीफ्स, उसने जो है मराठा जितने भी मराठा के चीफ थे उनको कन्फेडरेसी के अंडर जो है वो स्टार्ट करना दिया था, उनको जोड़ना स्टार्ट कर दिया था। अंडर द सिस्टम ऑफ कन्फेडरेसी ईच मराठा चीफ वाज असाइन्ड द टेरिटरी व्हिच वाज एडमिनिस्ट्रेड ऑटोनोमसली। जैसे ये मान लेता हूं मैं मुगल एम्पायर है, इसने क्या कर दिया था, पेशवा इधर, इसने पूरे मराठास को एज अ गवर्नर के पॉइंट पर डिवाइड कर दिया था, और हर एरिया को डिवाइड किया हुआ था अलग अलग ऑफिसर के अंडर, और इन सब ऑफिसर्स का लिंक इनके साथ होता था। तो जो भी डिसीजन होगा एरिया को ऐसे इसने गवर्न करना, जैसे आज भी होता है, स्टेट्स को कैसे सेंटर जो है वो रूल कर रही है। ठीक है, हैंस इसीलिए मनवी मराठा फैमिलीज गेन्ड प्रोमिनेंस, और यहीं से जो है मनवी जो आपके मराठास थे, उन्होंने इन फैमिलीज ने जो है क्या करना स्टार्ट कर दिया था, इसका फायदा या कह सकते हो आप लोग की प्रोमिनेंस लेना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद आते हैं बालाजी राव सेकंड, बालाजी बाजीराव, है ना, रणवीर सिंह, अगेन मूवी देखी होगी आपने। बालाजी बाजीराव सक्सीडेड हिज फादर एज पेशवा बाजीराव। He became the sole control of Maratha king. He was the sole, इन्होंने पूरे मराठा किंगडम को अकेले ही जो है वो क्या किया हुआ था दोस्तों, संभाला हुआ है। ठीक है, इन्होंने अकेले ने ही पूरे मराठा किंग को संभाला हुआ था सबसे ज्यादा।
ही एंटर्ड इनटू अरेंजमेंट विद मुगल एम्परर जो है अहमद शाह के साथ इन 1752 में, अकॉर्डिंग टू विच द पेशवा वुड प्रोटेक्ट द मुगल एम्पायर फ्रॉम अटर्नल एंड इंटरनल थ्रेट्स। देखिए सोचिए, एक टाइम ऐसा था दोस्तों कि मराठास प्रोटेक्शन दे रहे थे, मुगल प्रोटेक्शन दे रहे थे मराठास को, लेकिन वक्त कहते हैं ना, वक्त बदलते टाइम नहीं लगता। अब यहां पर ऐसा वक्त आ गया था, मराठास की पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि अब ये दिल्ली सल्तनत को प्रोटेक्शन देने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भाई साहब अब हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। और बालाजी राव ने जो है ये अहमद शाह को कहा था कि तू डर मत भाई, मैं तेरे साथ हूं, तू मुझे पैसे दे, बावजूद मैं तेरे को क्या करूंगा, प्रोटेक्शन दूंगा, तेरे पे ना कोई इंटरनल अटैक होगा ना ही कोई एक्सटर्नल अटैक होगा। Therefore, when Ahmad Shah Abdali invade India, Maratha fought in third battle of पानीपत। ठीक है, इन 1761 में जब तीसरी बैटल हुई पानीपत की, तो वहां पर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ लड़े थे मराठा दोस्तों। ठीक है, ये चीज याद रखना, फर्स्ट बैटल, सेकंड बैटल, थर्ड बैटल। तो थर्ड बैटल पानीपत की कब हो रही है? 1761 में। एंड वहां पर मराठास लड़ रहे हैं मुगल्स की तरफ से, किसके साथ? अहमद शाह अब्दाली के साथ। दो मराठा फॉट ब्रेवली, दे वर डिफीटेड, दिस मार्क्ड द डिक्लाइन ऑफ मराठास एंड पावर इन इंडिया। और ये यहां से जो है बालाजी, यहां पर मराठास हार जाते हैं और ये माना जाता है कि ये एकदम डिक्लाइन पावर थी मराठास की इन इंडिया में। उसके बाद फिर ब्रिटिशर्स की भी एंट्री इंडिया हो जाती है। एंड ब्रिटिशर्स के टाइम पे तो हम देखते हैं कि मोस्टली सारे ही एम्पायर जो है वो वीक सक्सेसर के हाथों में थे। एंड फॉर दैट रीजन पूरा का पूरा इंडिया अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले लिया था। देखिए ये एम्पायर है दोस्तों मराठास का। सो कैन यू हैव अ लुक एट दिस मैप। ये मराठास का मैप था जब वो रूल करते हैं। निज़ाम पावर, मुगल पावर देखिए यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ निज़ाम है, ये मुगल्स के पास था, ये मुगल्स के पास था। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट टर्न ये देखिए, बाकी जो पूरा का पूरा है वो मराठा पावर है, ये वाला पूरा। इसको छोड़कर बाकी सारा का सारा एरिया देखिए किसके पास था? ये था मराठा पावर किसी टाइम पर गाइस, जिनको हम हल्के में ले रहे हैं मराठा के टाइम पर। तो ये इतनी बड़ी पावर थी जो मराठास ने अपना एम्पायर जो है वो इंडिया में क्रिएट किया था, एंड इन कंपैरिजन टू बाकी मुगल्स के टाइम से। देख रहे हो आप लोग, ये है दोस्तों हमारा मराठा एम्पायर। तो कितने एम्पायर्स आए, कितने चले गए दोस्तों? हम लोग जब से स्टार्ट किया हुआ है, एनिशियन टाइम से देखो, अशोका के टाइम से देखो, तो कभी कोई ना रहा है, इतने एम्पायर बन रहा। आज इस इंडिया का मैप देखोगे तो कुछ और है। क्लियर हुआ ये चीज गाइस आपका? चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट। वी हैव द इंपॉर्टेंट अनदर एम्पायर कॉल्ड सिख एम्पायर। एंड सिखिज्म रिलीजियस एंड बेसिकली एक रिलीजन है, एक धर्म है, एक फिलोसफी है, एक सोच है, जिसको फाउंड किया गया था पंजाब रीजन में ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन द 15th सेंचुरी। जैसे इस्लाम 6th सेंचुरी में आया, ठीक है, वैसे ही 15th सेंचुरी में गुरु नानक देव के द्वारा एक सोच को जन्म मिला। उसी सोच के बेस पर जो आगे जाकर जो गुरु नानक देव के फॉलोअर्स बने, उनको हम लोग कहते हैं सिखिज्म। उनको हम कहते हैं सिख धर्म समुदाय के लोग, सिख धर्म के लोग। इट रिमेंबर्स और द नोन एज सिख, सॉरी इट्स मेंबर्स और नोन एज सिख। अब सिखिज्म के जो मेंबर्स हैं उनको हम सिख कहते हैं, सरदार कहते हैं। अकॉर्डिंग टू सिख ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग जो सिखिज्म है वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय गुरु नानक देव। गुरु नानक देव ने इसकी जो है बुनियाद रखी थी इन 1469 से लेकर 1539 तक उनका टेन्योर है। एंड सब्सिक्वेंटली लेड बाय द सक्सेशन ऑफ 9 गुरुज। और गुरु नानक देव के बाद 9 गुरु आए इनके, ठीक है, एक के बाद एक, जो सिखिज्म को जिन्होंने प्रमोट किया है। नंबर 1 इस गुरु नानक, ठीक है, 1469 में इनका जन्म हुआ एंड 1538 तक में इनकी डेथ हुई थी। गुरु नानक फ्रॉम हुज टीचिंग द सिख रिलीजन वॉज ड्राइव, जिनकी टीचिंग के बेस पर जो है सिख धर्म वजूद में आया, सिख धर्म इस दुनिया में आया। वॉज बोर्न इन द विलेज ऑफ तलवंडी, नाउ इन नानकाइन पंजाब में है आज, ये पाकिस्तान में आज ये जगह है। 1469 में इनका जन्म वहां पर हुआ। कबीर की तरह ही नानक जो है वो भी कास्टलेस सोसाइटी में बिलोंग करते थे। वो कहते थे सोसाइटी में कास्टलेस कोई कास्ट नहीं होनी चाहिए, एवरीबडी इज इक्वल टू, मतलब एवरीबडी इज इक्वल इन सोसाइटी, हर कोई इस सोसाइटी में बराबर है। कबीर भी यही कहते थे, गुरु नानक देव भी यही कहते थे। यूनिवर्सल, एंटी रिचुअलिस्टिक, दैट इज बिलीव इन वन गॉड, ठीक है, एंड मोनोथिस्टिक, दैट इज बिलीव इन वन गॉड, ठीक है, पॉलीथिज्म नहीं होना चाहिए, डोंट बिलीव इन मैनी गॉड्स, वी ओनली बिलीव इन वन गॉड।
एंड हाईली स्पिरिचुअल रिलीजन ये माना जाता है। ही लेड द ग्रेट एम्फेसिस ऑफ प्योरिटी ऑफ कैरेक्टर एंड कंडक्ट द फर्स्ट कंडीशन ऑफ अप्रोचिंग गॉड एंड द नीड ऑफ द गुरु फॉर द गाइडेंस। गुरु नानक देव ने बात की हुई है गुरु का कंसेप्ट के, गुरु बिना ज्ञान नहीं। ये तो बात आपने सुना है ना। जैसे आप लोग पढ़ रहे हो मेरे द्वारा, तो हो सकता है मैं आपसे कोई चीज बता रहा हूं, तो गुरु लाइफ में होना बहुत जरूरी है। आप बचपन से अभी तक जो है जिस भी पाथ पर चल रहे हो दोस्तों, तो कोई भी गुरु के बिना आप नहीं जा सकते हो। सो इसलिए किसी भी अंडर, एक ड्राइविंग सिखाने वाला भी आपका गुरु है, एक पढ़ाने वाला बंदा भी आपका गुरु है। तो हर एक वो इंसान जिससे आप सीखते हो वो गुरु है। लेकिन गुरु नानक ने कहा है कि अगर आप लोग गॉड के साथ जुड़ना चाहते हो ना, यू ऑलवेज हैड अ गुरु। आपको एक गुरु रखना पड़ेगा, सो दैट ही कैन होल्ड योर हैंड्स and teach you a good thing, that how to spend a good life and what are the secrets behind कि आपको कैसे गॉड के साथ जुड़ना है, ये चीज आपको एक गुरु ही बता सकता है। सो स्टार्ट गिविंग मतलब डिसरिस्पेक्ट टू योर टीचर्स, वट एवर इट इज, चाहे वो आपको गाड़ी सिखाने वाला ही क्यों ना हो, तो गुरु गुरु ही होता है। ठीक है। सो गुरु नानक देव ने कहा कि गुरु बिना ज्ञान नहीं है, गुरु होना बहुत जरूरी है जो आपको गॉड के साथ जोड़ेगा। हिज कैथोलिक अप्रोच एम टू एट ब्रिडिंग डिस्ट्रक्शन बिटवीन द हिंदुइज्म एंड मुस्लिम्स के बीच में उसने काफी ज्यादा गैप को खत्म करने की बात भी की थी। ही स्टार्ट कम्युनिटी किचन्स कॉल्ड गुरु का लंगर, इन्होंने गुरु का लंगर भी स्टार्ट किया हुआ है। ही डाइड एट करतारपुरिन जो है इन 1538 में इनकी डेथ हो जाती है। आफ्टर गुरु नानक डेथ हिज फॉलोअर्स फाउंडेड अ न्यू रिलीजन सेक्ट कॉल्ड सिखिज्म। और इनके मरने के बाद इनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने एक धर्म को अपनाया जिसको कहा जाता है सिखिज्म। जिसको क्या कहा जाता है दोस्तों? सिखिज्म। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट। देखिए अब आ रहे हैं अदर सिख गुरु ऑफ सिख। सिखों के कौन कौन से गुरु थे दोस्तों? ठीक है, सबसे पहले गुरु अंगद 1538 से लेकर 1532 स्टार्टेड द गुरमुखी स्क्रिप्ट। इन्होंने गुरमुखी स्क्रिप्ट जो है वो स्टार्ट की है। हुमायूं कम टू अंगद टू गेट हिज ब्लेसिंग। और हुमायूं अंगद के पास आए थे उनकी अपनी ब्लेसिंग लेने के लिए कि आप मुझे आशीर्वाद दो। ठीक है। गुरु अमरदास आते हैं, दैट इज 1532 से लेकर 72 एंड थर्ड गुरु रिफॉर्म द इंस्टीट्यूशन और लंगर, इन्होंने इस इंस्टीट्यूशन को रिफॉर्म किया था, इसको और भी ज्यादा चेंज किया। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव गुरु रामदास, and Guru Ramdas is the fourth guru and was given the site of हर मंदिर at अमृतसर by अकबर। इनको जगह दी गई थी अकबर के द्वारा और वहां पर आपका गोल्डन टेम्पल बना है जिसको आप हर मंदिर भी कहते हो। ठीक है। सो ये बेसिकली इनको अकबर ने ये लैंड दी हुई थी एंड वहां पर फिर इन्होंने जो है अपना गोल्डन टेम्पल एस्टेब्लिश किया था। गुरु अर्जुन इज कंपाइल्ड द आदि ग्रंथ। देखिए हु कंपाइल्ड द आदि ग्रंथ? तो गुरु अर्जुन देव ने इसको कंपाइल किया था। लेटर कॉल्ड ग्रंथ साहिब इनको आज कहा जाता है। जो मतलब आप देखते हो कि जो भी आप गुरुद्वारे जाते हो जो वहाँ पे रखा गई बुक होती है एक हॉली बुक ऑफ सिखिज्म, तो उसको गुरु अर्जुन देव ने कंपाइल किया है एंड वो वहाँ पर होती है। एंड ऑल्सो कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ हर मंदिर एट अमृतसर। ही वॉज एग्जीक्यूटेड बाई जहांगीर और इनको मारा गया था जहांगीर के द्वारा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन देख लेना कि जहांगीर ने किसको एग्जीक्यूट किया था या गुरु अर्जुन देव को किसके द्वारा एग्जीक्यूट किया गया था। नेक्स्ट इज गुरु हर गोबिंद। ठीक है। 1606-44 टाइटल हिमसेल्फ सच्चा पदशाह। ठीक है। एंड इंट्रोड्यूस मिलिट्री अमंग द सिख। देखिए जिस तरीके से मुगल्स की मतलब क्रूरलिटी बढ़ना स्टार्ट हो गई थी सिखिज्म के खिलाफ, तो फिर गुरु हरगोबिंद सिंह आए जिन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने लोगों को ट्रेनिंग दूंगा, मैं एक मिलिट्री तैयार करूंगा जिसके अंदर जो है अब हम पर कोई अटैक नहीं कर सकते। तो गुरु हरगोबिंद सिंह का बहुत नाम आता है ना, एक वो है ना कोई चिड़िया नाल में बाज लड़ावा तभी मैं हरि गोबिंद सिंह नाम धरावा, कुछ है ना ऐसा, मूवीज वगैरह में बहुत यूज होता है। तो बेसिकली ही स्टार्ट जो है मिलिट्री अमंग द सिख। ही बिल्ट द अकाल ताकत जो है इन्होंने बनाई थी। गुरु हर राय दैट इज 1664 to 1661। ठीक है।
ठीक, उसके बाद ये आते हैं, उसके बाद गुरु हर कृष्ण आते हैं 1661 से 1664। गुरु तेज बहादुर आते हैं, वॉज एग्जीक्यूटेड बाय औरंगजेब एट दिल्ली, और इनको जो है एग्जीक्यूट किया गया था दिल्ली में। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह आते हैं द 10th, ये होंगे वो, है ना, गुरु गोविंद सिंह ये वाले होंगे शायद, वो मैंने इनको बोल दिया है ना, देख लेना यार, सॉरी उस चीज के लिए। तो ये होंगे गुरु गोविंद सिंह। 10th एंड द लास्ट गुरु ऑफ सिख एस्टेब्लिश्ड द खालसा in 1669 and organized the Sikh into a military sect. So who established Khalsa? Khalsa was established by Guru Gobind Singh, है ना। मूवीज वगैरह में मतलब जब सरदारों की कोई ऐसा आता है ना तो गुरु गोबिंद सिंह का नाम लिया जाता है, एंड सरदार यू नो बिकम वेरी मतलब एनर्जेटिक काइंड ऑफ, उनके अंदर का जो स्टैमिना है एंड ऑल दैट जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। सो ये सब फॉलोअर्स हैं आज के टाइम पर, एंड दे आर द गुरुज, एंड उनके फॉलोअर्स फिर जो हैं वो सिख को फॉलो करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मैप इनके भी देख लो एक बार कि ये कहां से कहां तक रूल करते थे, तो इनका मैप में यहां पर लेकर आए, तो बस इतने से एरिया में दोस्तों ये रूल किया करते थे, ठीक है। सिखिज्म यहीं पर जो है वो सहमित था, ठीक है। उसके बाद सिखिज्म यहाँ बढ़ गया था, जम्मू एंड कश्मीर को इन्होंने जीतना स्टार्ट कर दिया था, बिकॉज अब यहाँ पर क्या हो गई थी, इंट्रूजन हो गई है ब्रिटिशर्स की इंडिया में। ब्रिटिशर्स जो हैं वो एंट्री मार गए हैं, ब्रिटिशर ने इस एरिया को भी जीत लिया, इस एरिया को भी जीत लिया, इधर पे भी बढ़ गए ब्रिटिशर्स, तो इस एरिया को सारा ब्रिटिशर जीत गए थे। हाँ, पंजाब के साथ भी उनकी एंग्लो सिख वॉर हुई है, तो उसके बाद ये एरिया जो फिर हमने देखो हमारा जम्मू एंड कश्मीर इधर से अलग हो गया, है ना। महाराजा रंजीत सिंह से हम मतलब से हमने फिर मतलब अंग्रेजों से हमने 75 लाख में जम्मू एंड कश्मीर खरीद लिया, एंड डोगरा रूल यहाँ एस्टेब्लिश हो गया। तो यही चीज थी यहाँ पर, इसकी डिसइंटीग्रेशन से ही ये चीजें जो है वो हुई थी। तो इतने सारे एरिया में सिखिज्म का जो है वो रूल होता था दोस्तों, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है दोस्तों, ठीक है। तो ये थे दोस्तों आपके सिख और मराठा एम्पायर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आज के वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस की। नाउ अब हम क्या करना है, अब हम आपको जो है वो एमसीक्यूज करवाएंगे, ठीक है। एमसीक्यूज हमारा रहेगा मोस्टली, हम लोग पूरी हिस्ट्री पर एमसीक्यूज लेकर आएंगे, फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड, एनिशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, हर तरीके में उसमें क्वेश्चंस रहेंगे ओवरऑल, एंड यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चन वेरी केयरफुली एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स, जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी आपकी सिर्फ रहती है, इंडियन ज्योग्राफी में करवा चुका हूँ, इंडियन हिस्ट्री करवा चुका हूँ, पूरी एनिशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न तीनों करवा चुका हूँ। नाउ प्लेलिस्ट पूरी आपको चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी, आप जाकर उसको फॉलो कर सकते हो। बाकी टेलीग्राम पर आपको इसकी सारी की सारी पीडीएफ जो है वो इजीली अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है गाइस। सो अब आपने अपनी तैयारी जो है वो उसको थोड़ा बूस्ट अप करके जो है बाकी सब्जेक्ट्स की तरफ भी ध्यान दीजिए, एंड जो भी चीज़ें आपकी रहती हैं तो मैं जल्दी से जल्दी उनको कंपाइल करके आपके सिलेबस को ख़त्म कर दूंगा। तो चलिए गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगेन जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, डू जो है कमेंट, शेयर द वीडियोज़, प्लस द बेल आइकन, एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। एंड चलिए, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन होगी वो नेक्स्ट वीडियोस में आपको मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, सो दैट नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है आपको इजीली आपके फ़ोन पर दिख जाए। तो चलिए गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद जेके एग्जाम क्रैकर। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड गुड बाय गाइस।